नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। आज 15 सत्र का आयोजन होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री देश और यूपी के विकास का खाका और डबल इंजन की सरकार का विजन साझा करेंगे। अब तक प्रदेश सरकार ने अपने लक्ष्य से 3 गुना से अधिक निवेश प्राप्त का प्रस्ताव हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। विभिन्न कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने 18,643 MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत अब तक 32.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश के युवाओं को 92.50 लाख से अधिक नौकरी व रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में बेहतर आधारभूत सुविधाओं व बदली कानून व्यवस्था का परिणाम है कि आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वी क्षेत्रों को 9,55,000 करोड़ रुपए तथा बुंदेलखंड को 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह औद्योगिक निवेश इन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं को आकार देंगे। तो सवाल यहां पर यह है कि आज दूसरा दिन है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, और इसमें जो अपना लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा था उससे 3 गुना जो निवेश का प्रस्ताव है उसे प्राप्त हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये है कि यहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा माना जाता है, पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है, उसको और बुंदेलखंड को काफी जो है निवेश प्रस्ताव आए हुए हैं। यानी कि अब इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जो यहां पर उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने कमर कस लिया है और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। तो अगर जो कुल मिलाकर के ये कहें कि वास्तव में उत्तर प्रदेश अब प्रगति की पथ पर है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करके और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है और साथ ही साथ उससे वो लाभ कमा सकते हैं, तो इसी कारण यहां पर अब ये इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कानून व्यवस्था सशक्त होता है, यानी कि अपराध में कमी हो और जो वहां पर मैन पावर है उसकी अधिकता हो। तो ये सारी चीजें अब उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। आज इस पर चर्चा से पहले हम अपने संवाददाता के पास जाना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत राव, और एक मेहमान हमारे साथ डॉक्टर MP सिंह जी जो अर्थशास्त्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम सबसे पहले प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने अर्थशास्त्री महोदय का स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर MP सिंह जी, हम आपके पास आएंगे और इन्वेस्टर समिट पर जो अर्थशास्त्र के गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे, इन्वेस्टर समिट के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आज दूसरा दिन है इन्वेस्टर समिट का, क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। देखिए देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि आज जो इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई डेलीगेशन के साथ आज उनकी बैठकें थी। सुबह 10:10 से सारे कार्यक्रम शुरू हो गए थे, जिसमें US डेलीगेशन था, नीदरलैंड का डेलीगेशन था और साथ ही UAE का भी डेलीगेशन था और दुबई का डेलीगेशन था। उसके साथ अलग अलग बैठकें थी के हिसाब से AMU शामिल होने थे और ये पूरा बैठकों का एक दौर आज रहा, जिसमें मुख्यमंत्री 1:30 बजे तक इसमें आज बिजी रहेंगे और उसके बाद शाम को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का समय है जो आज इस सत्र का संबोधन करेंगे। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में लगातार जो हाईवे बने, स्टेट हाईवे है, चाहे फिर वो पूर्वांचल हाईवे हो, इसके साथ ही बुंदेलखंड हाईवे हो, गंगा हाईवे हो और साथ ही साथ अन्य जो राज्य में हाईवे बनाए गए हैं, अयोध्या हाईवे हो, तो इन सब चीजों को आज बताने का काम किया जाएगा इन्वेस्टर्स को कि किस प्लानिंग के तहत ये सब बनाए गए हैं। यही मूल उद्देश्य था कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार
ये तैयारियां कर रही थी जैसे आने वाले समय में इन जो चाहे स्टेट हाईवेज हो या फिर एयर हाईवेज हो या एयर पट्टियां हो, और साथ ही साथ जो बिजली के कारखाने डाले गए तो उनका समय रहते किस तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है, ये पहले से ही रणनीति बना ली गई। तो उसी के तहत आज केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी है, वो आज इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो स्टेट हाईवे है उससे उनको क्या लाभ मिलेगा और किस उद्देश्य के आधारित ये बनाए गए थे। और ये जो स्टेट हाईवे है वो ऐसी जगह पर बनाए गए जहाँ उद्योग धंधे इसके आसपास सबसे ज्यादा स्थापित हो सके, और ऐसी भी जगह दी गई थी क्योंकि कई उद्योगों को पानी की आवश्यकताएं होती है, तो ऐसे में छोटी छोटी नदी है, नाले हैं या फिर नहरें हैं, उनके आसपास इन स्टेट हाईवे का निर्माण किया गया है। जी जी प्रशांत राव, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर MP सिंह जो अर्थशास्त्री हैं जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं और सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है, और इस इन्वेस्टर समिट में 9,55,000 करोड़ रुपए का जो निवेश का प्रस्ताव है वो यहाँ पर आया हुआ है। किस रूप में देख रहे हैं इसे? जी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक, जी फिर से बोलना पड़ेगा। जी जी हम फिर से हम प्रश्न ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है काफी पिछड़ा माना जाता है, गरीबी बेरोजगारी यहां पर चरम पे है। सवाल आपसे यही है कि इस क्षेत्र के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आ चुका है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए देवेंद्र जी, ये सबसे पहले तो मैं जो इन्वेस्टर समिति हो रही है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, कि ये उत्तर प्रदेश पहली बार इतना बड़ा OMU हो रहे हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो मील का पत्थर होंगे ही, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो जी जितना निवेश के बारे में है, तो मैं लेकर के मतलब नहीं जो मंत्रीगण हैं सभी को धन्यवाद देंगे। साथ साथ जो विदेशी निवेश आ रहा है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत प्रदेश की बदल जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी, यानी कि दशा बदल जाएगी। अब यहाँ प्रश्न इस बात का कि जैसे पूर्वी क्षेत्र है जी, तो पूर्वी क्षेत्र में वही उद्योग लगने चाहिए जिनका रॉ मटेरियल वहां पर उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो जो OMU हुए हैं इनके लिए इन्हें टाइम बॉन्ड सरकार को करना चाहिए। 6 माह में 6 मंथ का एक 6 माह में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होकर के उद्योग लगने, इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कर दे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और 6 महीने में उम्मीद हम करते हैं कि 1 साल या 1.5 साल में ये वर्क करने लगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का खाका बदल, ऐसा मुझे। जी हम अपने संवाददाता प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे। प्रशांत राव, जैसा कि पूर्वी क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर निवेश के लिए प्रस्ताव आ चुके हैं, तो निवेशक वहां पर क्या देख रहे थे, क्या देख करके? जैसे कि अभी हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने ये कहा कि जो जहां पर उत्पादन होता हो, यानी कि रॉ मटेरियल जहां पर मिल रहे हो, अगर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वैसे ही उद्योग वहां पर लगाने चाहिए। और तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से उद्योग लग सकते हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स वहां पर उत्पादित किए जाते हैं? जी प्रशांत राव। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र में ज्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, चाहे वो मोबाइल की हो, टीवी की हो या अन्य सभी गैजेट्स हैं, उनकी कंपनियां वहां स्थापित करने का रूट प्लान पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया था। और उसी के तहत हरियाणा की, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दर्शकों को इस बात की जानकारी दे चुका, हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग यहाँ तैयारियां की हैं, किस हिसाब से यहाँ पर जो इंडस्ट्रियों को स्थापित किया जा सकता है और उन क्षेत्रों में कैसे कैसे निवेश हो सकता है, ये पहले से ही रूट प्लान है। अगर पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहे थे हमारे जो अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर MP सिंह जी, तो ये बात सही है कि रॉ मटेरियल के आधार से ही वहाँ बाजार विकसित हो सकेंगे और जो इंडस्ट्रियां स्थापित होंगी वो सस्ते हो सकेंगी।
और अगर बेफिजूल में कहीं भी इंडस्ट्रियां डाली जाती हैं जिसका वहां पर ना कोई बाजार हो और ना ही आवागमन का या क्रय विक्रय का कोई साधन नहीं होगा, तो वो इंडस्ट्रियां कुछ समय बाद वो एक तरीके से निष्क्रिय हो जाएंगी या बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से प्लान रखा है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ ऑटोमोबाइल, डाटा सेंटर्स, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक की कंपनियां वहां पर काम करेंगी। और पूर्वांचल की बात की जाए तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग और इसके साथ ही फार्मा कंपनियों के लिए यहाँ से पहले भी बताया गया कि लखनऊ से लेकर वाराणसी के आसपास के जितने इलाके हैं वो फूड प्रोसेसिंग को लेकर रखे जाएंगे। और अगर तराई क्षेत्र की बात कर दी जाए और जो तराई क्षेत्र है वो अवध और जो पश्चिम का क्षेत्र है वहाँ के करीब 11 जिले हैं, उन क्षेत्रों के लिए यहाँ पे एथेनॉल बनाने का और इसके साथ ही शुगर की जो फैक्ट्रियां हो सकती है उन इंडस्ट्रियों को स्थापित किया जा सकता है। और साथ ही इन क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग को लेकर भी तमाम जो इंडस्ट्री है वो स्थापित हो सकती हैं। और साथ ही साथ जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर डिफेंस को लेकर तमाम जो भूमि उपलब्ध है तो डिफेंस के क्षेत्र को यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है। और उसमें भी अगर अवध और बुंदेलखंड दोनों को जोड़कर डिफेंस की जो बड़ी कंपनियां भी स्थापित की जा रही है, जिसमें एक लखनऊ और झांसी में इस तरीके की योजनाएं पहले से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं। हालांकि साफ तौर से देखा जाए कि कितना लाभ मिल रहा है या अभी जो नहीं, हम पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड पे आएंगे। प्रशांत राव, पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कृषि से संबंधित जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं और फूड प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर किया जाएगा और ऐसे ही उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं यहाँ पर कि जो स्थापित किए जाएं और किस प्रकार के यहाँ पर रॉ मटेरियल्स जैसे आलू हुआ, गन्ना हुआ और तमाम तरह के ऐसे फसलें उत्पादित जो होती हैं वो जो है वो किस प्रकार की फैक्ट्री और किस क्षेत्र में कहाँ लगाने की प्लानिंग कर रही है सरकार इस तरह से? देखिए, अगर लखनऊ के बाद सीधे पूर्वांचल की ओर चले, चाहे फिर वो विंध्याचल मंडल हो, वाराणसी मंडल हो, गोरखपुर मंडल हो, इन क्षेत्रों में खासकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान है वो गेहूं, आलू, गन्ना, चावल, इस तरीके की तमाम वहाँ फैक्ट्रियां होंगी जिसपर फूड प्रोसेसिंग हो सकती है और इसके साथ ही अन्य जो उद्योग धंधे हैं वो स्थापित हो सकते हैं। और इस ओर में खासकर कुछ ऑटोमोबाइल की कंपनियां भी हो सकती हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि इस सेक्टर्स को कैसे विकसित किया जाए, वो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कि ताकि जो पिछड़ा इलाका कहा जाता था पूर्वांचल, उसको विकसित किया जा सके। और यहाँ पर क्योंकि बहुतायत जंगल क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कई राज्यों से यहाँ पर सोनभद्र है वो पूर्वांचल में है, तो ऐसे में कई जो प्रदेश है उससे उसकी सीमाएं लगी हुई हैं। तो यहाँ पर फार्मा कंपनियों को लेकर भी एक अच्छे माहौल देखा गया है और एक वो पूरा जो भौतिक वातावरण होता है वो वहाँ पर भौतिक और प्राकृतिक वातावरण के अनुसार यहाँ फार्मा कंपनियां स्थापित हो सकती हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ये जो इन्वेस्टर अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बताया 6500 करोड़ के निवेश के AMU साइन हुए हैं, वास्तविक धरातल को उतरते हैं तो जो पिछड़ा बीमारू इलाका पूर्वांचल बताया जाता था और जो बाढ़ ग्रसित हमेशा रहता था, उसकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और जनता को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त होगा और केवल ये सीमाएं यही नहीं रह जाएंगी बल्कि वाराणसी से सीधे बिहार के लिए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए जा सकते हैं, अन्य राज्यों के लिए भी यहाँ पे सीमाएं खुलेंगी और व्यापार और तेजी से विकसित होंगे। और साथ ही साथ क्योंकि पूर्वांचल के क्षेत्र से देखा जाए या तराई के कुछ जिले हैं, चाहे सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर, गोंडा हो, गोरखपुर, इससे आगे के जो इलाके हैं वहां पर नेपाल से राष्ट्रीय व्यापार की और ज्यादा तेजी खुल जाएंगे। तो नेपाल पर भी भारत की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे प्रशांत राव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे अभी अर्थशास्त्री महोदय MP सिंह ने कहा है कि जो निवेशक हैं वो 6-6 महीने की किस्त में अपना निवेश करें, तो क्या सरकार इस तरह कुछ सोच रही है और निवेशकों के सामने ऐसा प्रस्ताव करेगी कि 6-6 महीने बाद कुछ एक क्रम से निवेश करते जाए जिससे कि विकास की गति अवरुद्ध न हो? जी बिल्कुल, देखिए ये है कि लगातार सरकार यही मांग कर रही है कि वो निवेश करके देखें। जो सरकार की नीतियां हैं, जो सुशासन है, कि सुशासन के तहत यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सुरक्षा और ये जो वातावरण बनाया गया है, इंडस्ट्रियां स्थापित करने को लेकर तमाम जो लाइसेंस क्लियरेंस की जो समस्याएं आती थी वो यहाँ खत्म कर तो सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया है और वो केंद्र और राज्य सरकार की जो भी अधीन जो कार्यालय होंगे, जो भी विभाग होंगे, वहां से सीधे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो
तो साफ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी भी तरीके की समस्याओं को लेकर, उनको अधिकारियों की चौखटों पर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और इनमें यह भी तय किया गया है कि अधिकारियों को अपने समय से इन जो क्लियरेंस हैं उन पर अपनी जांच आख्या लगानी है। तो साफ पूर्वांचल पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है एक तरह से। अगर जो ये देखा जाए कि वहां पर जो कुशीनगर है, कुशीनगर जिला है, तो वहां पर महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। वहां पर गोरखपुर में गोरक्षधाम नगरी है। इस तरह की जो ऐतिहासिक चीज है वहां पर ये देखे जा रहे हैं। तो एक पर्यटन स्थली है कुशीनगर में। तो तमाम देशों से जो श्रद्धालु हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो लगातार आते रहते हैं। तो क्या यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी निवेशक इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और सरकार उनसे इन्वेस्ट करा रही है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और पूर्वांचल के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो तथागत बौद्ध का एक पवित्र स्थल है कुशीनगर, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग असंख्य की संख्या में उनके अनुयायी हैं, वो भारत की पवित्र भूमि पर आना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर्स भी देख रहे थे, उनकी निगाह भी खिंची हुई थी कि तथागत बौद्ध की जो पवित्र स्थली है उसको किस तरीके से यहाँ पर विकसित किया जा सके। और उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती है कि विदेशी तकनीकों के साथ उत्तर प्रदेश में कुशीनगर को एक नया बहुआयाम, हालांकि कुशीनगर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन इसको कितना और उच्च कोटि तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये तथागत बुद्ध की पावन भूमि है और जहाँ पर देश विदेश के बड़े बड़े श्रद्धालु भक्त अनुयायी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उनका जो निवास स्थली है वहाँ पहुंचते हैं। तो इसको लेकर भी पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अनुसंधान के क्षेत्र में, कि बौद्ध अनुसंधान के क्षेत्र में यहाँ पर इन्वेस्ट होगा और इसके साथ ही बौद्ध कल्चर के क्षेत्र में यहाँ अनुसंधान होगा और उसमें तमाम, और इसके साथ ही जो बौद्ध स्थल हैं उनको संरक्षित करने को लेकर विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। और साथ ही साथ तथागत बुद्ध के बारे में लोग कैसे जाने, उनको लेकर कन्वेंशन सेंटर है, साइंटिफिक सेंटर है और एजुकेशन सेंटर है वो स्थापित करना चाह रहे हैं। और बौद्ध स्थलियों को संरक्षित करने को लेकर, सुरक्षित करने को लेकर भी विदेशी कंपनियां आतुर हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एएमयू करके यहाँ पर उन पर आगे काम करना चाहती है। और अगर ये काम पूरी मानसिकता के साथ उन्होंने सही किया तो उत्तर प्रदेश सरकार आगे भी उनका निवेश जारी कर जो निवेश है उसको जारी रख सकती है। जी, हम एमपी सिंह जी से पूछना चाहेंगे, हमारे शास्त्री महोदय हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि पर्यटन के क्षेत्र की बात हो रही है कि पूर्वांचल में पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश हो सकता है, इन्वेस्टर्स किस बात से इन्वेस्ट करने से हिचक सकते हैं, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। जी, इम्पोर्टेंट क्षेत्र होता है और उसके लिए जो वहाँ की पर्यावरण की जो स्थितियां हैं, जिसमें विशेष तौर से जैसे घूमने का क्षेत्र है या नदी का पर्यटन है या जंगल है, इस तरह की अगर कोई चीजें होती हैं तभी लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन ये भी बात आप बिल्कुल देवेंद्र जी सही कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने से इसलिए हिचकिचा जाते हैं कि अगर हम पर्यटन का केंद्र भी बनाएंगे तो क्या वास्तव में वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये एक मतलब बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इस दृष्टि से पर्यटन का जो क्षेत्र है वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने कई बार मैंने पेपर में पढ़ा है या टेलीविजन पे देखा है, ढेर सारे क्षेत्रों को उन्होंने इंडिकेट किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भी कुछ क्षेत्र हैं, उनको डेवलप किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र हैं जिसे डेवलप किया जा सकता है। एक सवाल और अब बुंदेलखंड के बारे में पूछ लें, क्योंकि बुंदेलखंड को 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे में बुंदेलखंड में अगर जो निवेशकों ने इतना प्रस्ताव किया है कि हम निवेश करेंगे, तो बुंदेलखंड के किस क्षेत्र की ओर उनका झुकाव ज्यादा रहा होगा? जी देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र ऑलरेडी बहुत पिछड़ा हुआ है जी। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो बुंदेलखंड माना जाता है। वो अलग बात है कि पूर्वांचल भी है, लेकिन सबसे खराब तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में प्राकृतिक धरोहर बहुत अधिक है और प्राकृतिक धरोहर में अगर पर्यटन का केंद्र ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सकता है तो वो बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड में दूसरी चीज ये भी है कि वहाँ पर कुछ ऐसे उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज लगाई जाए क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं और वहाँ किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ढेर सारी यानी माइनिंग्स का भी वहाँ पर संभावनाएं हैं, उस पर अगर काम किया जाए
तो बुंदेलखंड क्षेत्र भी काफी विकसित हो सकता है, संभावनाएं हैं। जी प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड का क्षेत्र वास्तव में पिछड़ा हुआ है और किस क्षेत्र में वो पिछड़ा हुआ है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। और इन्वेस्टर्स की, अगर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो 4,28,000 करोड़ रुपए, तो उनका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में निवेश करने का है? जी जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो खनन का क्षेत्र है और इसके साथ ही प्राकृतिक धरोहर, जैसे अपने आशासी है एमपी सिंह जी ने बताया, प्राकृतिक धरोहर भी बहुत है और इसके साथ ही सांस्कृतिक धरोहर भी बुंदेलखंड के अंदर है। और क्योंकि खनन यहाँ सबसे ज्यादा है, तो ऐसे खनन के क्षेत्र में यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी आशंकाएं जता रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये पर्यटन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे महोबा हो, चाहे उरई हो, ललितपुर हो, झांसी हो, मौरानीपुर, ये सब जो है पर्यटन के क्षेत्र है। और पर्यटन के साथ ही साथ दूसरी कड़ी यहाँ देखी जाए, वो यहाँ पर खनन जुड़ा हुआ है। तो खनन और उत्खनन दो अलग अलग क्रम है। खनन और उत्खनन दोनों जगह यहाँ इन्वेस्टर अपनी असीम संभावनाएं देखते हैं। सरकार के साथ अगर मिलकर यहाँ पर काम किया जा सकता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा निवेश हो सकता है, खासकर क्योंकि यहाँ मोरंग भी है, गिट्टी भी है। खनन बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं अपना एक अहम कहा जाए आर्थिक रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में। और यहाँ अभी जो सरकार की नहीं है वो किस प्रकार की रही है, वो तो पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार ही जानती है। लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पूर्वांचल हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड हाईवे बनाया गया, जो सीधे आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है, उससे संभावनाएं यहाँ पर जुटी हैं। सीधे यानी 5 नदियों के बीच से गुजरता हुआ जो यहाँ का पूर्वांचल आगरा एक्सप्रेस वे से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी हो गई है। और इन्वेस्ट के लेकर ही यहाँ पर तमाम डिफेंस की जो एरियाज हैं वो यहाँ विकसित किए जा सकते हैं, बड़े बड़े कारखाने यहाँ विकसित किए जा सकते हैं। पहले से ही कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो ऐसे में जो उसकी इकाइयां हैं वो और विकसित की जा सकती है। इसको लेकर तमाम जो उद्योगपति हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव रखे थे, उन सेक्टर्स में भी एएमयू हुए। और ये 4 लाख जो आप बात कर रहे हैं कि 4 लाख करोड़ का निवेश, ये उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी कर चुकी थी, तब कुल बजट 4 लाख से कुछ ज्यादा आया था। और अब की बार कुछ बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो बुंदेलखंड में 4 लाख करोड़ का निवेश होता है, तो बुंदेलखंड की जो स्थिति है वो सुधर सकती है। जी एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ सीमेंट उद्योग भी विकसित हो सकता है? जी बिल्कुल, सीमेंट उद्योग की बात की जाए क्योंकि बगल में ही सपना लगा हुआ है और उसके साथ एक छतरपुर लगा हुआ है, तो यहाँ सीमेंट उद्योग, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ गिट्टी है, तो गिट्टी के बाद यहाँ सीमेंट को लेकर भी तमाम बिरला ग्रुप जो यहाँ पर कल खुद रहे हैं, उनके जो चेयरमैन रहे हैं, तो उन्होंने संभावनाएं जताई हैं कि यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसी के साथ जो 75,000 करोड़ का निवेश रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी ने किया है, तो वो भी सीमेंट के क्षेत्र में यहाँ निवेश कर सकते हैं। और उसका क्षेत्र भी बुंदेलखंड माना जा रहा है कि बुंदेलखंड में बड़ा निवेश होगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि तो क्या ये माना जाए कि जो बिरला ग्रुप के चेयरमैन ने जो निवेश के प्रस्ताव रखे थे वो बुंदेलखंड की तरफ ज्यादा निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल वो उसी क्षेत्र को लेकर ही प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी तमाम कंपनियां हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। और जो बुंदेलखंड है वो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश की तरफ है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश की तरफ है। और यहाँ पर देखा जाए कि झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है और उरई है, ये सब इलाके जो हैं बुंदेलखंड के हैं। और बुंदेलखंड आधा जो कई इलाके आपके मध्य प्रदेश में भी आते हैं, तो ऐसे में दोनों जगह की कनेक्टिविटी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर दी है, जो स्टेट हाईवे का रॉ मटेरियल की बात एमपी सिंह जी कर रहे थे, वो अब उपलब्ध आसानी से हो सकती है। दिल्ली से और खासकर बुंदेलखंड से पुणे तक अब रॉ मटेरियल पहुंच सकता है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश से भी कनेक्टिविटी जोड़ने को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। जो आगे जो स्थिति होगी वो मजबूत हो जाएगी, तो बुंदेलखंड आर्थिक रूप से सशक्त होगा। और उसको लेकर पहले ही यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस स्थापित कर दिया गया। अब उसको मध्य प्रदेश से जोड़ना है, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें आगे काम कर सकती है। ये दो सरकारों के बीच में एक आगे कोई पहल हो सकती है, तो जरूर कहीं ना कहीं। और बिरला ग्रुप तो रिलायंस इंडस्ट्री हो, दोनों ने इसी आधार पर यहाँ निवेश करने का काम किया है। उनकी फैक्ट्रियां भी उस ओर हैं और इस ओर हैं,
तो जो रॉ मटेरियल की कमी एक दूसरे से अगर वहां रहती है तो आदान प्रदान किया जा सकता है, और जो परिवहन का सुविधाजनक जो रास्ता बनाया गया है वो दोनों प्रदेशों से होकर आसानी से, अगर दिल्ली को और माल जाना है तो दिल्ली की तरफ, और अगर भोपाल की तरफ या इंदौर की तरफ जाना तो उधर जा सकता है। जी, हम डॉक्टर MP सिंह जी के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड में अगर जो सीमेंट उद्योग में उद्योगपति निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले क्या सोचते हैं? देखिए देवेंद्र जी, जो इन्वेस्टर्स का जो OMU हो रहा है उसका अभी व्यवहारिक रूप से पूरा डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बुंदेलखंड की आर्थिक दशा जो किसानों की है बहुत खराब है। और दूसरी तरफ अगर इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट की इंडस्ट्रीज है या पर्यटन का क्षेत्र है, अगर डेवलप किया गया वहाँ तो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जैसे सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग वहाँ पर बड़े पैमाने पर लगाए जा सकते हैं और उसकी संभावनाएं भी है और प्रचुर मात्रा में रॉ मटेरियल उपलब्ध है। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आपको ध्यान आकर्षित करें मध्यांचल की ओर, विशेष तौर से मध्यांचल में विशेष तौर से जैसे फर्रुखाबाद है, मैनपुरी है और कन्नौज है, ये आलू का बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है। यहाँ पर आलू की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि किसानों की स्थिति ये है कि वहाँ पर वो आलू को मतलब ये समझिए खोदने की स्थिति में नहीं है आज की डेट में। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर चिप्स का उद्योग लगना चाहिए और कोल्ड स्टोरेज बने चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर ये जो आलू का उत्पादन है वो सड़ने की कगार पे पहुंच रहा है, क्योंकि लेबर कॉस्ट इतनी आ रही है कि गेहूं वो आलू की स्थिति एकदम खराब स्थिति है। इसलिए इस पर ध्यान देना उद्योगपतियों को भी चाहिए कि प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग डेवलप करे जाएं ज्यादा से ज्यादा, जहां पर जिस चीज की रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। जी, प्रशांत राव, आपसे जानना चाहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग की जो बात हो रही है पूर्वांचल की तरफ, क्या बुंदेलखंड की भी तरफ सरकार की मंशा है कि इस तरह के कुछ उद्योग लगाए जाएं? देखिए, अगर बुंदेलखंड की बात की जाए देवेंद्र जी, सबसे ज्यादा पहले क्योंकि यहाँ पर जो ऊसर भूमि है और उसके साथ पथरीली भूमि है, तो यहाँ कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी देखी जा रही कृषि अनुसंधान को लेकर यहाँ किस तरीके से तकनीकी विकसित की जा सके ताकि यहाँ पर जो किसानों को उसका लाभ मिल सके। हालांकि फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो फूड प्रोसेसिंग के अगर कारखाने यहाँ लगते हैं तो शायद उतना लाभ नहीं दिखाई दे रहा है निवेशकों को, जितना MP सिंह जी ने बताया कि कन्नौज है, मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, कानपुर देहात है, औरैया है, जहाँ सबसे ज्यादा जो आलू की खेती होती है। और हर साल ये तस्वीरें सामने आती हैं कि आलू किसानों का जो माल होता है वो वहाँ जो एक तरीके से कोल्ड स्टोर ना होने की वजह से रोडों पर फेंका जाता है। तो वहाँ के क्षेत्र के लेकर भी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस चीज को भापा है, जो स्वदेशी इन्वेस्टर हैं खासकर उन्होंने इस चीज को भापा है कि वहाँ बड़े बड़े अगर कारखाने लगाए जा सकते हैं तो उससे आलू किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और इसके साथ ही बुंदेलखंड में जो तरीके से कृषि अनुसंधान को लेकर तकनीकी अगर विकसित की जा सकती है तो महज 100 किलोमीटर की दूरी में दोनों तरफ इस कनेक्टिविटी को बनाया जा सकता है और इन चीजों से आदान प्रदान भी किया जा सकता है कि अगर वहाँ की चीजें अगर कृषि अनुसंधान के तहत वहाँ पर अगर खेती विकसित होती है तो जो रॉ मटेरियल है वहाँ आसानी से पहुंच सकता है। रॉ मटेरियल की बात करें कि बीज, क्योंकि अगर बीज यहाँ सुरक्षित रहेंगे और अच्छे बीज होंगे तो वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं और उसको एक अच्छी मार्केट भी मिल सकती है। अभी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में क्योंकि वहाँ की जो भूमि है उसकी जो उर्वरता है वो कम है, लेकिन उस क्षेत्र के आधार पर अभी वहाँ बीज उस तरीके के नहीं बनाए जाते हैं या उसमें अनुसंधान नहीं किया जा सकता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर देख रहे हैं कि अगर हम कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कोई यहाँ पर कारखाना डालते हैं तो बुंदेलखंड की जो भूमि है वो सुयोग्य हो जाएगी और ये बीज सुयोग्य होंगे ताकि वहाँ के किसान भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। तो बुंदेलखंड में खास जो देखा जा रहा है वो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अभी देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर MP सिंह जी और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है। इसमें जो पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश का वो और बुंदेलखंड के लिए निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। अगर यहाँ पर उद्योग लगते हैं,
निवेश आता है, उद्योग लगते हैं, तो वास्तव में यहाँ की गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।